अगर आप यहाँ से सच्चे दिल से इस जिक्र को पढ़ रहे हैं तो वो असर खुद ब खुद वो पैदा करते हैं। हमारी कोशिश यही है कि हमने कोरस में जिद्दत पैदा की है। ये हमें बड़ा फ़ख्र है खुद पर। हमारी आवाज़ें कहीं ना कहीं किसी न किसी कलाम में, नोहे में मौजूद होती है। और तो इस वक्त जितने भी आप नोहे सुन रहे होते हैं, ज़्यादातर आवाज़ें हमारी होती हैं, हमारे पूरे ग्रुप की होती हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल बज़ और मैं हूं वक़ार हैदर ज़ैदी। नाज़रीन, वाक़या करबला को 1400 साल से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है और शहदाए करबला की याद लोगों के दिलों में अभी भी ताज़ा है। और फिर माह मुहर्रमुल हराम में मुसलमान और गैर मुसलमान जो गैर मुस्लिम हैं वो भी नोहे बड़ी अक़ीदत और एहतराम के साथ सुनते हैं। मगर ये जो नोहे आप सुनते हैं ये किस तरह से तैयार किए जाते हैं, जितनी खूबसूरती के साथ इन पर काम किया जाता है, जिन बारीकियों का ख्याल रख कर ये नोहे आप तक पहुँच रहे होते हैं, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, इन पर बात करने के लिए हमने एक ऐसे शख्स से वक्त लिया है जो कि अगर बात की जाए मनकबत ख़ां नोहा ख़ां की तो एक बेहतरीन मनकबत ख़ां हैं। और आपने नदीम रज़ा सरवर साहब के नोहे में या दीगर जो बड़े नोहा ख़ान हैं उनके नोहे में जो आपने कोरस में आपने लोगों की आवाज़ें सुनी होंगी, वो यकीनन यही आवाज़ है और इनके साथी होते हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ़ मनकबत ख़ां नोहा ख़ां जनाब रजब अली ख़ां साहब। रजब साहब कैसे हैं? जी शुक्र है मौला का। आप कैसे हैं? आप ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह, करम मौला का, बिल्कुल ठीक। रजब अली ख़ान साहब, लोग सिर्फ ये जानते हैं कि रजब अली ख़ान एक नोहा ख़ान है। रजब अली ख़ान नोहा ख़ानी के अलावा और क्या क्या कर लेते हैं? सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया कि आपने ये अच्छा फॉर्मेट शुरू किया और लोगों को आगाही दे रहे हैं मुहर्रम के हवाले से भी और नोहों के ख़ास कर हवाले से। रजब अली ख़ान को लोग एज़ अ नौ ख़ान, मनकबत ख़ान तो जानते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में कुछ ज़्यादा लोग ये नहीं जानते कि हिस्ट्री और हमारी जर्नी क्या है, हमने किस तरह स्टार्ट किया। हमारी पूरी एक टीम है जिसने नोहों के बैकिंग कोरस जो होता है वो आपको पता है, वो हमने स्टार्ट की 95 से। अच्छा। और उस वक्त शादाब स्टूडियो से हमारा आगाज़ हुआ और मुझ समेत मेरे भाई बड़े मुनव्वर अली ख़ान नूमी ख़ान साहब, वो हमारे एक साथी नासिर भाई मरहूम, उनकी डेथ हो गई, वो थे। और माशाल्लाह हमारे साथ अब हमारी टीम में अमानत अली सोनू, गुलाम बास मोनू, बड़े मशहूर माशाल्लाह आप जानते हैं, सोनू मोनू के नाम से बड़े मशहूर हैं। वो हमारी पूरी एक टीम है कोरस की। और हमने 95 से स्टार्ट किया कोरस नदीम रज़ा सरवर साहब, और वहाँ से एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ। एक मौला ने इतना करम किया कि आज 2022 आपके सामने और हमारी आवाज़ें कहीं ना कहीं किसी न किसी कलाम में, नोहे में मौजूद होती है। और ये बड़ा हमारे लिए तो बड़े बायस फ़ख्र और बड़े बायस इज़्ज़त की चीज़ है कि हमें इस चीज़ में मौला ने चुना और मुंतखब किया। बाकी नोहों के हवाले से मैं आपको बताऊं कि अब तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादातर चीज़ें हो रही हैं और हर जगह नोहे, हर जगह स्टूडियो। लेकिन हमने जो अपना स्टार्ट लिया है वो हमने एक उस जगह से स्टार्ट लिया, शादाब स्टूडियो, जहाँ स्पूल पे रिकॉर्डिंग होती थी। शायद स्पूल लोगों को पता नहीं है कि वो क्या होता है, लेकिन वो अगर वो यूट्यूब पे या गूगल पे सर्च करें जाके तो उनको मालूम होगा कि स्पूल रिकॉर्डिंग क्या है, क्योंकि जो काम करने वाले टेक्निकल लोग हैं उनको पता है स्पूल रिकॉर्डिंग होती है। हमने उस पर काम किया और उस वक्त आप यकीन करें वकार कि हमने एक एक रात में पूरा एल्बम किया। अच्छा। और उसमें ना कोई कट, ना कोई पेस्ट, कुछ भी नहीं होता। आपने लाइव की तरह नोहा पढ़ना है, जहाँ आपकी गलती हुई आपने फिर दोबारा से शुरू करना है। तो ये हमारी लर्निंग प्रोसेस जो है वो स्टार्टिंग जो बिगिनर कहते हैं आपको, वो हमारा बड़ा मजबूत, बड़ा पक्का रहा। फिर हमें लोग बहुत अच्छे मिले, शौराए कराम बहुत अच्छे मिले, नौ खान बड़े अच्छे मिले, कंपोज़र्स बहुत अच्छे मिले हमें, जो हमें गाइड भी करते थे। हालांकि फैमिली बैकग्राउंड से देखा जाए तो मेरा फैमिली बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग है माशाल्लाह, और ज़फ़रीर ख़ान साहब मेरे वालिद, तो उनसे तो हैं चीज़ें सीखी। लेकिन हमने इन लोगों से, नौ खानों से अपने बहुत कुछ सीखा, जिसमें नदीम रज़ा सरवर साहब का सबसे पहले नाम इसलिए क्योंकि हमने स्टार्ट उन्हीं के कलाम से किया, तो लोगों ने हमें उनके एल्बम के बाद बुलाना शुरू किया। तो इस वक्त
जितने भी आप नोहे सुन रहे होते हैं ज़्यादातर आवाज़ें हमारी होती हैं, हमारे पूरे ग्रुप की होती हैं। सुनने में बहुत आसान लगता है कि 8 मिनट का या 9 मिनट का नोहा आप सुन रहे होते हैं और उसके ऊपर वो राय कायम कर रहे होते हैं, लेकिन इसके पीछे जो टाइम होता है वो बहुत लगता है। वो महीनों सालों का टाइम होता है कि आपने शायर से पहले बात करनी है, उसके बाद उसकी कॉम्पोजिशन होती है, फिर उसके बाद तैयारी होती है, फिर स्टूडियो में आके हमने करना क्या कि नए से नया काम। और हमारी कोशिश यही है कि हमने कोरस में जिद्दत पैदा की है। ये हमें बड़ा फ़ख्र है खुद पर। हमने जिद्दत पैदा की, एक समझ लें कि एक अच्छी फॉर्म में कोरस को, आवाज़ों को हम लेकर आए कि सुनने वाले को भी अच्छा लगे। अगर आप यहाँ से सच्चे दिल से इस जिक्र को पढ़ रहे हैं तो वो असर खुद ब खुद वो पैदा करते हैं। अच्छा काम करने की तलाश में अभी भी हैं, सही कि अच्छा काम करना है हमने। हमारी कोशिश ये होती है कि हमारी तरफ से जो चीज़ जाए वो अच्छी है, क्योंकि वो नौ खान को तो नाम होता ही, लेकिन हम पे भी बहुत जिम्मेदारी है हमारी भी कि आप लोगों ने क्या किया। अगर किसी ने कोई गलती कर दी तो वो हम पे आएगी कि जी इसको तो नहीं पता था, आप लोगों को तो पता था। सही है। रजब अली खान साहब, मुझे एक बात बताइएगा। अभी आपने कोरस की बात करी और आपने मुझे बताया कि बहुत सारे नोहा खानों के साथ आपने जो है वो उनके नोहे में उनके साथ शामिल रहे हैं। सबसे ज़्यादा मुश्किल किस नोहा खान के साथ होती है? कभी ऐसा हुआ है कि आपको लगा हो कि यहाँ बड़ी मुश्किल हो रही है, ये नोहा खान बहुत मुश्किल है? मुश्किल देखें, नौ खान माशाल्लाह जितने भी हैं ना हमारे, वो नदीम रज़ा सरवर साहब की मैं बात करूं, वो उनका बहुत टेक्निकल काम होता है। अच्छा। और बहुत मुनफरिद, तो वो उनके काम में हमें ना थोड़ा सा वो टाइम भी ज़्यादा लगता है। और नो डाउट वो पूरे साल मेहनत करते हैं और नौ खान तमाम ही सारे साल मेहनत करते हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छा करने वाले। मुश्किल हमें पेश शुरू में आती थी कि क्योंकि हमारा फॉर्मेट नहीं था, ये हमें पता नहीं था कि ये देखिए नोहों में भी ना टाइप है जी, कि ये इस टाइप का नोहा, ये जॉनर अलग अलग है नोहों में। मतलब आप पंजाबी करेंगे तो पंजाबी फील अलग है। अच्छा। अगर आप उर्दू कर रहे हैं तो वो फील अलग है। हमने बहुत सारी ज़बानों में भी नोहे किए, मुख्तलिफ़ ज़बानों में भी हमने फ़ारसी, अरबी, अफ्रीकन, पर्शियन और अल्लाह आपका भला करे मंगोलियन, इस ज़बान में भी किया, बल्ती ज़बान में किया, हमने गिलगित ज़बान में किया, पश्तो में किया। तो हमें यहाँ थोड़ी सी हमारी ज़बान नहीं है तो हमें वहाँ प्रॉब्लम होती है। लेकिन असल चीज़ हम ने जो वो टेक्निकल जो चीज़ है वो हमने मेलोडी को ना सामने रखा कि मेलोडी क्या, इसकी ट्यून क्या, वो हमने पकड़ा। तो उससे हमें लफ्ज़ों में भी आसानी और हमें काम करने में मदद मिली। हमारे जो व्यूवर्स हैं वो जब किसी नोहा खान को देखते हैं और उसके नोहे को पसंद करते हैं तो उनके दिमाग में ये सवाल लाजमी उठता है कि इसकी तैयारियां किन किन मराहिल से होकर, ये नोहा किन किन मराहिल से होकर हम तक पहुंचा है। तो मैं चाहूँगा कि वो पूरे मराहिल हम दिखाएं यहाँ पे अपने देखने वालों को कि किस तरह से नोहा खाने की जब स्टूडियो में आता है और उसके बाद किस तरह से वो रिकॉर्डिंग की जाती है, किस तरह से उसकी मिक्सिंग की जाती है, किन किन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। तो ज़रा इन पर भी बात हो जाए। तो फिर आइए जी चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह से ये रिकॉर्डिंग की जाती है। जब कोई नया खाना आता है तो उसने सबसे पहला काम क्या करना होता है, आइए जी। तो जनाब, हम इस वक्त आ चुके हैं इस स्टूडियो में और मैं आपको बताऊं हमारे साथ रजब अली ख़ान साहब मौजूद थे और अब यहाँ पे नोहों की जो मिक्सिंग है वो की जा रही है और यहाँ पर साउंड इंजीनियर के तौर पे काम करने वाले रजब भाई के फर्जंद हैं। तो जनाब, रिकॉर्डिंग यहाँ पे की जा रही है और यहाँ पे ये बैठे हुए इसकी मिक्सिंग कर रहे हैं। आइए अंदर चलते हैं और हमारे नोहा खान अंदर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। आइए जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दानियल भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो मुझे ये बताएं कि कराची कब आए भाई? मुझे तकरीबन 2 साल हो गए। अच्छा जी। तो हमारे देखने वाले को ये बताएं कि दानियाल अली को कितना वक्त हो गया नौखानी करते हुए? तकरीबन 14-15 साल हो गए नौखानी में। अच्छा, मैं अपने देखने वालों को बताऊं कि एक बहुत ही मशहूर मारूफ कलाम तू अली की करता है हमसरी, वो हमारे दानियाल अली साहब का ही कलाम है और बहुत खूबसूरती के साथ आपने उस कलाम को पढ़ा है। तो दानियाल भाई, मुझे पहले ये बताइएगा कि कैसा आपको तजुर्बा रहा है, कैसा एक्सपीरियंस रहा है इस स्टूडियो में? तजुर्बा मेरा बहुत अच्छा रहा है माशाल्लाह, बहुत अच्छा काम करने वाले इस फील्ड में तकरीबन सारे सीनियर लोग हैं। तो जी, इस वक्त हम वोकल रूम में मौजूद हैं और रजब अली ख़ान साहब आप हमें बताएंगे जब कोई नौखानी इस वोकल रूम में आता है तो आने के बाद उसे क्या करना होता है। रजब भाई, पहले तो मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पे ये माइक लगा हुआ है, आप अपनी ज़बान में इस माइक को क्या कहते हैं और उसके आगे कोई ख़ास किस्म के जो है वो कोई फ़िल्टर लगा हुआ है, इसको क्या कहते हैं?
अच्छा, सबसे पहले तो वकार ये इसको तो माइक ही कहते हैं, ठीक है। और ये लेकिन इसका नाम है कंडेंसर माइक। सही। ये रिकॉर्डिंग के लिए यूज़ होता है। जो हम लाइव जो कर रहे होते हैं वो दूसरे माइक हैं, रिकॉर्डिंग स्टूडियो के लिए कंडेंसर माइक है। अच्छा, दूसरी चीज़ आपने इसका पूछा, ये इसको कहते हैं पॉप फिल्टर। सही। ये आपके जो पढ़ते हुए कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिस तरह फूल जी, वो रोकता है इसको। फिर ये बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है ये, और इसका फासला भी देखें। हम अगर कोई नौखान आता है या कोई भी काम करने के लिए आता है तो हम ये सामने फ्रंट पे खड़ा करके और ये हेडफोन लगा कर, और इतना फासला होना चाहिए माइक से आपके वोकल थ्रो का। अच्छा, ठीक है, ये भी एक टेक्निकल चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। अगर आप यहाँ बिल्कुल करीब से पढ़ेंगे तो वो डिस्टॉर्शन आएगा। अच्छा, इतने फासले पे करेंगे तो बिल्कुल लेवल से है, क्योंकि वहाँ से जो आपके कंट्रोल रूम में बैठा हुआ रिकॉर्डिंग इंजीनियर वो कंट्रोल कर रहा होता है आपके वॉइस को। सही सही। क्योंकि बाद में मिक्सिंग और जब मास्टरिंग होती है तो वो डिस्टॉर्शन आती है और आवाज़ फटने वाली जो फील आती है वो नहीं आती। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बहुत टेक्निकल चीज़ें हैं। लेकिन जब कोरस जब यहाँ पे तैयार किया जा रहा होता है उस वक्त किन किन चीज़ों का ख्याल रखा जा रहा होता है? क्या हर एक के पास अलग माइक होता है या कुछ मखसूस फासला तय किया हुआ होता है? ये बड़ा अच्छा आपने सवाल पूछा। देखिए, कोरस वाले भी जो है ना, एक तो वो बहुत प्रोफेशनल होने चाहिए, जिनको जो खुद पढ़ने वाले हों वही कोरस करते हैं तो वो बहुत ज़बरदस्त आता है। अच्छा। मिसाल के तौर पे जैसे हमारी टीम है जी, वो हम सारे पढ़ने वाले हैं और सोलो पढ़ने वाले सारे, तो हमें पता है कि माइक को हमने कहाँ यूज़ करना है। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा होता है हम इतना काम कर चुके होते हैं कि स्ट्रेस होता है और आवाज़ कभी ख़राश आती है बहुत सारे, लेकिन हमें ये पता है कि हमने आवाज़ को अपने कंट्रोल कैसे करना है। अच्छा, कंट्रोल बहुत ज़रूरी है आवाज़ को, तो हम ये कर रहे थे। फिर कोरस में हम इस तरीके से यहाँ एक बंदा खड़ा होता है, यहाँ होता है, यहाँ होता है और यहाँ, ये पूरा एक राउंड है। ठीक है, वो हम इसको यूज़। अच्छा, दूसरी चीज़, बहुत सारे स्टूडियोज़ में ज़रूरी नहीं कि यही माइक हर स्टूडियो में हो। अच्छा, माइक की भी अलग अलग क्वालिटीज़ हैं और वेरिएशन है, और हर स्टूडियो में अपने हिसाब से साउंड जो है वो साउंड इंजीनियर जो है वो अपने हिसाब से वो वाला माइक चूज़ करता है जिससे वो अच्छा इनपुट दे और आउटपुट वो अच्छा निकाल के। सही। अच्छा, चलें, एक नौहा खान यहाँ पे आया, उसने अपनी यहाँ से वोकल्स वहाँ पे चले गए, इसकी वोकल जो है वो साउंड इंजीनियर के पास पहुँच गई। अब वहाँ क्या प्रोसेस होता है, वहाँ किन किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, तो थोड़ी सी उस पर भी बात कर लें। आइए जी, चलते हैं। वहाँ से वोकल्स यहाँ पर आ चुकी हैं और अब देखते हैं कि यहाँ पर किन किन चीज़ों पर काम किया जाता है। तो रजब भाई, मुझे ज़रा बताइएगा इस वक्त यहाँ पे क्या काम किया जा रहा है, और जब वोकल्स यहाँ पे आ जाती हैं तो उसके बाद यहाँ पे जो साउंड इंजीनियर मौजूद होता है वो किन किन चीज़ों का ख्याल रखता है? देखिए, सबसे पहले तो ये प्रोजेक्ट आपके सामने एक लगा हुआ है जी, और पहले नौहा खान या मनकबत खान कोई भी जो काम करने के लिए आता है, सबसे पहले वो अपना कलाम सुनाता है। सही। हम उसे देखते हैं कि उसका स्केल क्या है, ठीक है, सुर जी, वो कायम किया जाता है, वो रखा जाता है। उसके बाद डमी ट्रैक बनता है। सही सही। डमी कि वो उसके जो अपना नौहा या मनकबत है वो किस फॉर्म में वो उसको लगाए। अच्छा, इसमें आप देखेंगे कलर्स, ये ब्लू, ये पिंक, ये ग्रीन, ये इसकी भी अपनी ज़बान है। अच्छा। जो बैठा हुआ साउंड इंजीनियर वो दानियल आपको मज़ीद बताएगा। अच्छा। कि ये क्यों कलर अलग अलग क्यों रखा जाता है, ताकि उसको पता चले कि ये अस्थाई है, ये सानी है और ये अंतर है। चलिए जी, दानियल भाई के पास आते हैं। दानियल भाई, मुझे ये बताइएगा कि क्या वजूहात हैं, ये मुख्तलिफ रंगों में यहाँ पे हमारे पास लेयर्स मौजूद हैं, ये क्या बता रही हैं लेयर्स, ये थोड़ा सा बताएंगे इस बारे में? ये लेयर्स बस यही बता सकती है कि हमने हर चीज़ की एक निशानी लगाई। अच्छा। कि अब सानी कहाँ पर है, अंतरे कहाँ पे है, जब डमी बनती है तो उसका एक सीक्वेंस बनता है। सही। उस सीक्वेंस के हिसाब से हम कलरिंग कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, सबसे ज़्यादा मुश्किल कहाँ पे होती है दानियाल को, ये बताएं पहले। सबसे ज़्यादा मुश्किल ट्यूनिंग पे होती है। अच्छा, उसकी वजह? उसकी वजह कि वो बहुत ज़रूरी होती है हर प्रोजेक्ट में जी, क्योंकि आजकल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत बन गई। सही सही। जैसा कि रजब भाई ने भी आपको बताया होगा, एक टूल है सॉफ्टवेयर का, ऑटो ट्यूनिंग। सही। तो उस पर थोड़ा सा बस टाइमिंग लगता है। अच्छा, वो पता है वकार क्या होता है, ये एक ट्यूनिंग ना, ये लोगों को मैं बताऊं, ये भी अच्छा आपने सवाल किया, मैं बता दूं, लोगों को ये लगता है कि शायद मेरी आवाज़ में ट्यूनिंग हो रही तो मैं कोई अच्छा नहीं पढ़ सकता है, या मैं कोई बहुत बुरा पढ़ने वाला हूँ, या मुझ में टैलेंट नहीं है, या मेरे में स्किल्स नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। मेरे जितने भी नौहा खान भाई हजरात
देख रहे हैं या देखेंगे उनको मैं ये बता दूं कि आपकी ट्यूनिंग ये कंप्यूटर रिकॉर्डिंग का अपना टूल्स है वो करता है, लेकिन मैं आपको ये कहूँगा कि आप अपना जो पढ़ने के स्किल्स है वो आप 70 to 80% दें। सही। यहाँ मसला ये हो रहा है कि लोग 30-40% देते हैं और कहते हैं यार साउंड इंजीनियर पे छोड़ देते हैं, यार आप ट्यून कर देना। अच्छा, वो जब ट्यून हो जाता है तो वो बाद में कहते हैं इसमें आवाज़ ये थोड़ी सी चीं पों क्या आ रही है, क्योंकि वो तो दिखाएगा ट्यूनिंग। तो मेरा मशवरा ये कि भाई आप सीखें, ठीक है, सीख कर जब आएंगे तो आपकी ट्यूनिंग 10 to 20% यूज़ होगी, 50 to 60% यूज़ नहीं होगी, तो वो आपके लिए फ़ायदा है। जब यहाँ पे तमाम जो स्टेप्स हैं वो मुकम्मल हो जाते हैं तो उसके बाद जो ट्रैक होता है वो उसी वक्त नौहा खान को दे दिया जाता है या कुछ वक्त दरकार होता है? और जब वो ट्रैक अगर कोई वक्त लगता है तो वो ट्रैक नौहा खान तक पहुंचता है व्हाट्सएप के थ्रू या दीगर ज़राए के ज़रिए, तो कभी ऐसा हुआ है, होता तो होगा, लेकिन कभी ऐसा हुआ है कि कोई ऐसा मुश्किल नौहा खान आ गया हो जिसने आपको बहुत परेशान किया हो और आप सर पकड़ के बैठ गए हो कि यहाँ बहुत ज़्यादा मुश्किल में आ गया है रजब अली ख़ान, ऐसा हुआ है? ऐसा तो बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा। और रोज़ाना होता है। मसला सारा ये कि एक नोहे को कंप्लीट होने में तकरीबन 1 हफ़्ता लगता है। अच्छा, यहाँ प्रॉब्लम ये कि यहाँ एक जो बंदा आया वो कह रहा है कि मैं अभी नोहा कर लूँ, मेरी अभी मिक्सिंग हो जाए, मेरा अभी वीडियो हो जाए, वो चाह रहा है कि मेरा सारे काम ना 5-6 घंटे में हो जाए। सही। ऐसा नहीं है, ये टाइम लगता है। अच्छा, फिर वाया व्हाट्सएप थ्रू हम MP3 पहले भेजते हैं कि आप सुन लीजिए, अगर इसमें कोई गलती या कोई भी चीज़ आपको रिक्वायर्ड है तो आप बताएं। अच्छा, बताएगा वकार वो जिसको पता होगा काम का। जी। अगर वो जानता है टूल्स, मतलब क्यूबेस में, बल्कि मैं दानियल से कहूँगा, दानियल वो इसकी तरह वो खोल के दिखाए कि मिक्सिंग का जो हम जहाँ से DBs वगैरह कम कर रहे होते हैं, अगर वो ये चैनल, ये देखें आप, ये देख रहे हैं, ये सारे चैनल्स हैं, ठीक है। अब इसमें या तो उस बंदे को पता हो कि मेरा लो एंड, मिड, हाई इतना रखें, या मुझे मेरी आवाज़ में इतना रिवर्ब दे या इतना उसको डिले डाल दें, ये उसको पता हो तो वो यहाँ आके बैठे और उसको बताए, ठीक है। अगर उसको पता नहीं तो वो किस तरह कह सकता है यार मुझे ना कम लग रहा है, तो किस तरह कम होगा आप बताएं। तो ये भी चीज़ें हैं, बहुत सारी हैं, तो रोज़ाना की बुनियाद पे चीज़ें। इतना हमारे ये बड़े नौहा खान हैं माशाल्लाह से, सरवर भाई हो गए, मीर भाई हो गए, इरफान भाई हैं, फरहान भाई हैं, शाहिद बल्तिस्तानी साहब, रज़ा अब्बास ज़ैदी साहब, ये माशाल्लाह अच्छा पढ़ने वाले, इनको पता है कि हमने पढ़ना क्या, इसीलिए लोग इनके कलाम भी सुनते हैं और अच्छे भी आते हैं, तो वो मेहनत कर रहे हैं। तो जितने हमारे जूनियर आ रहे हैं तो मैं उनको यही कहूँगा कि भाई आप मेहनत करें, इनके जैसा बनने का बिल्कुल आपका हक है, आप सोचें इनके जैसे, लेकिन जो उन्होंने मेहनत की वो भी तो देखें, वो मेहनत भी करें, ये मत करें कि जी इन्होंने कर लिया तो मैं भी सेम कर दूं, ऐसा नहीं हो सकता। एक नौहा खान जब यहाँ पे आता है तो कितना ख़र्चा आ जाता है इस रिकॉर्डिंग में, ऑडियो रिकॉर्डिंग में, उसे कितना जो है वो पे करना पड़ता है? अगर वो पूरी एल्बम तैयार करता है तो उसमें कितना ख़र्चा आ जाता है, थोड़ा सा बताइएगा। देखिए, ख़र्चा तो आजकल आपको पता है महंगाई किस नहज पे पहुंच चुकी है। हमने जब पुराने वक्तों में रिकॉर्डिंग की 95-96 में, उस वक्त शिफ्ट्स का जो रेट था वो 7 घंटे की शिफ्ट 3 से 4 हज़ार में हो जाता था। अच्छा, अब जो है वो तकरीबन 8 से 10 हज़ार रुपये में एक नोहा कंप्लीट होता है ऑडियो। ये मैं आपको बहुत मिनिमम बता रहा हूँ। अच्छा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें, तो पहले और अब के अगर आप हिसाब लगाएं, लोगों को शायद लगता है कि पता नहीं कोई पैसे बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, ऐसा नहीं। पैसे सिर्फ जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी, जो काम हो रहा है, जो हमने सिस्टम लगाया हुआ है, ये उसकी चीज़ों के पैसे, ठीक है, और ये लगते हैं। ये नहीं कि आप कोई आए तो यहाँ पर फ्री, ऐसे कितने हमने नोहे ऐसे भी किए हैं, आप यकीन करो वकार कि जिसके पास नहीं हमने उससे नहीं लिया। अच्छा, आप कर दीजिए, कोई मसला, ठीक है। तो ये भी बातें लोगों को पहुंचानी चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि भाई ये फ्री में भी करते हैं। अच्छा, यही नहीं कि सिर्फ पैसे ही लेते रहते हैं। सही। तो ये इन चीज़ों के लगते हैं, क्योंकि अब दौर वो 95-96 वाला तो है नहीं। तो जनाब, आप जान रहे थे उन तमाम सवालात के जवाबात जो कि आप जानना चाहते थे। हम इस वक्त रजब अली ख़ान साहब के इस स्टूडियो में मौजूद थे और बड़ी तफसीली तौर पर इन्होंने हमें बताया कि जब कोई नौहा खान यहाँ पर आता है तो सबसे पहला काम उसने क्या करना होता है, कौन कौन से स्टेप से गुजर के एक नौहा तैयार होता है। तो ये तमाम सारी जो मालूमात थी वो हम हासिल कर रहे थे रजब अली ख़ान से, और हमारे साथ मौजूद थे यहाँ पे साउंड इंजीनियर और जो ख़ुद यहाँ पे अपनी रिकॉर्डिंग के सिलसिले में बड़े मसरूफ़ थे, दानियाल अली, वो भी हमारे साथ मौजूद थे। तो मैं आप दोनों का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। और मैं एक चीज़ और बताऊँ कि ना सिर्फ रजब अली ख़ान और दानियाल हसन, बल्कि रजब भाई के जो फ़र्जंद हैं वो भी इस फील्ड में माशाल्लाह बड़े माहिर हैं और वो यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो इसी के साथ अपने मेज़बान वक़ार हैदर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए। उम्मीद
उम्मीद करते हैं आपको ये प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। मिलेंगे अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।